नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि बैलेट पेपर से भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीता। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राजगोपालाचारी साहब चुनाव जीत रहे, भारी बहुमत से जीते। वो होना ही था क्योंकि गिनती का इलेक्शन था और इसके मतदाता जाने हुए लोग थे, पता था कि कौन किसको वोट देगा। लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा, किस राजनीतिक उद्देश्य से उतारा वो समझे, लेकिन जीत हो गई और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति को हमारे तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि आज भारत के पड़ोस में बड़ा निंदनीय, दुखद और चिंताजनक घटना हुआ है। मैं नेपाल पर बोले उसके पहले मैं भारत के उन गद्दारों को धिक्कारता हूँ, नकारता हूँ, उन्हें मन ही मन गरियाता हूँ, क्योंकि मैं संस्कारी आदमी हूँ, सार्वजनिक गाली नहीं दे सकता। लेकिन जितनी बड़ी से बड़ी, गंदी से गंदी गाली की आप कल्पना कर सकते हैं, उससे बड़ी मैं दे रहा हूँ उनको मन में। मित्रों, हमारे देश के कुछ ऐसे गद्दार हैं जो नेपाल में हुए घटना को इस तरह से खुशियां मना रहे हैं जैसे किसी हिजड़े के घर बच्चा होता है और उसको इस बात का भ्रम होता है कि उससे हुआ है। इस तरह की खुशी है। लोग लिख रहे हैं कि तानाशाही का अंत इसी तरह से होता है, कहीं भी हो सकता है। किसी ने लिख लिया कि हमारे यहाँ भी हो सकता है, किसी ने इशारे में लिखा। मतलब जिस नस्ल के थे उसी नस्ल से उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। देश की जनता देख रही है और जब मतदान का टाइम आएगा तो याद करके मतदान देगी, यह बात आप मत भूलिएगा। तब मत रोइएगा कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गया, क्योंकि ईवीएम हैक आप ही करते हैं। देश का कोई भी नागरिक भारत महान को ना तो नेपाल बनने देना चाहता है, न श्रीलंका, न अफगानिस्तान, न पाकिस्तान, न मंगोलिया। वो भारत को भारत ही बनने देना चाहता है, क्योंकि हमारा भारत महान चाहे कितना हो इसमें दुष्चक्र या दुचक्र रच ले इस देश के शैतान। मित्रों, क्या घटना हुआ, मैं दिन भर चैनलों पर था, समाचार चैनलों पर भी आपने सुना होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता है, सुनाता हूं जो और जगह या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मित्रों, मैं चिंतित हूं। भारत महान के चारों तरफ सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस उत्पन्न की जा रही है बाहर से। यह जो घटना है वो देश के अंदर का विद्रोह नहीं है, क्योंकि इतना व्यापक विद्रोह एक छोटा सा शांत प्रिय पहाड़ी जगह नेपाल में ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति भवन फूंक दी जाए, पार्लियामेंट फूंक दी जाए, मंत्री को दौड़ा करके पीट दिया जाए, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी को जला दिया जाए, एक पुलिस अफसर को सरेआम पीट करके मार दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। नेपाली हमारे देश में बेरोक टोक आते हैं, उनका इस तरह का रवैया ही नहीं। तो ऐसा हुआ है, टीवी पर आ रहा है और वो वही लोग कर रहे हैं जिनको मैं बढ़िया कह रहा हूं। मतलब वो कहीं से फूंके गए हैं, हवा भरे गए हैं, कहीं से बरगलाए और समझाए गए हैं, या कुछ और तरीका उन पर अपनाई गई। मित्रों, पैटर्न एक ही है। जब बर्मा म्यांमार में हुआ तो वहां के लोकप्रिय नेता को भागने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान में तो इतना तख्ता पलट हो गया है कि वहां अब चर्चा ही नहीं, वो तो हैबिचुअल हो गया, उस पर हम चर्चा नहीं करें। अफगानिस्तान में राजा को लैंप पोस्ट पर टांग दिया गया। बाद में जो चुनी हुई सरकार थी उसको भागना पड़ा और बताया यह आ गया कि भाई फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों सेनाएं मिल करके एक छोटे से लड़ाकू को कंट्रोल नहीं कर पाई। यहां तक कि जाते हुए घातक हथियार और एम्बुलेंस सब वहीं छोड़ करके जाना पड़ा। वो किस उद्देश्य से छोड़ के जाना पड़ा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में तो चर्चा है कि भाई एक देश ने वहां पर बेस बनाने का मांग किया था
वो शेख हसीना ने उसको नहीं माना, उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। उसी तरह से जैसे आज नेपाल के प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो कहाँ है, देश के अंदर या देश के बाहर है, अभी इसकी सूचना नहीं है। टीवी पर एक सेना के हेलीकॉप्टर से वो और उनका परिवार जाते हुए दिखा। मंत्रियों के घर पर धावा बोल करके उनके घर से पैसे लूट लिए गए। एक तिजोरी बाहर तोड़ा जा रहा था, घर के कीमती सामान ले लिया गया। जब आदमी जान बचा के भगता है तो फिर जान कीमती होती है, उसके बाद की कोई चीजें कीमती होती नहीं है। लेकिन मैं जिस चीज से दुखी हूं वो मामला है कि एक ही पैटर्न काम कर रहा है। श्रीलंका में भी राष्ट्रपति को भागना पड़ा, राष्ट्रपति के घर पर आतंकियों ने या कहिए कि प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन के किचन में तक चले गए। वही हाल अफगानिस्तान में हुआ, आज नेपाल में भी हुआ। राष्ट्रपति भवन में अंदर घुस गए, उनके सारे कीमती सामान लेकर के जाने लगे और सेना मुख दर्शक बनी गई। नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी। श्रीलंका की सेना छोटी सेना रही होगी, लेकिन जो सेना लीटे से लड़ गई थी वो अपने ही कुछ लोगों के विद्रोह को नहीं दबा पाई। नेपाल की सेना, कल पुलिस ने कुछ ऐसी हरकतें की जो उनको नहीं करना चाहिए, बवाल में आग में घी का काम किया। लेकिन आज सेना ने बिल्कुल कोई मदद, कहीं रोड पर सेना नहीं थी, सिर्फ दंगाई ही थे, सिर्फ प्रदर्शनकारी ही थे। तो क्या एक ही आदमी इन सबको मॉनिटर कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है और एक ही पैटर्न, एक ही स्क्रिप्ट दिया गया है? और अब क्या उसकी इच्छा मनसा हमारे पावन पवित्र भूमि पर आने का है? क्योंकि चाल तो वो चल लिया है। आज दिन भर जिस तरह से देश के गद्दारों का ट्वीट आया, जो पहले कभी मंत्री हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, आज वो गद्दार दिख रहे थे। क्योंकि उनका यह कहना कि जब कहीं भी तानाशाही की अंत होगी, यहां भी होगी, हमको भी होगी, मतलब वो भारत के लोगों के मन में ऐसी कल्पना नहीं है, लेकिन उन लोगों के मन में कल्पना है जिनको मोदी के आने से परेशानी है, बंदरबांट नहीं हो रहा है, लूट की छूट नहीं मिली है, देश को अपने तरह से हाँकने की छूट नहीं मिली हुई है, तो इस तरह से उनको हो रही है। लेकिन मैं यह चिंता इसलिए जाहिर कर रहा हूं क्योंकि हमारी सेना बड़ी संयमित सेना है। हमारी सेना को डिसिप्लिन सिखाई गई है। अपने लोगों पर गोली चलाने की सोच ही नहीं सकते वो। लेकिन अगर देश के गद्दार देशवासियों को भड़का दे, जैसे झूठी और बेबुनियाद मसले पर पूरे बिहार में रैली निकाल दिया गया कि वोट चोरी हुई है। और सबसे मजे की बात कि हमारे नेताओं के आंख में शर्म भी नहीं है। जिन लोग को लेकर के वो टीवी पर बोलते थे कि मेरा वोट चोरी हो गया, मैं राहुल गांधी जी को मिलने आया, ये कह रहे कि मैं नाम डलवा दूंगा, उसके 10 मिनट के बाद वही आदमी फिर बीएलओ के कहने पर आके कहता था ये मेरा वोट है और मेरा वोट कटा नहीं था, बीएलओ सामने बताया है। अब इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि इसी तरह के मुद्दा उठा करके, क्योंकि मैं फेसबुक पर देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि लोगों के मन में घर बैठ गया है कि वोट चोरी हुई उनकी। अब बड़े बड़े नेता अगर सिलसिलेवार तरीके से जनता के मन में भर दें कि एसआईआर का मतलब होता है भाजपा जिताओ, तो आम जो भोले भाले लोग हैं जिनके दिमाग में इतना प्रेशर है, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, ब्याह है, घर है, रोजी है, रोटी है, हालांकि खाने पीने की झंझट तो मोदी जी ने हटा दिया है। जहां 84-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त में आवास दिया जा रहा है, मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, तो खाने पीने से तो निश्चिंत है। तो जब आदमी खाने पीने की चिंता में नहीं रहता है तो फालतू सोचता है, क्योंकि खाली घर शैतान का घर है। हमारे देश की बहुत सारे आबादी ऐसे है जो काम करने की उनको जरूरत नहीं है। मोदी सारा फ्री में दे तो काहे काम करेगा, तो वो सोचता रहता है। मोदी जी के दिए हुए 1.5 GB फ्री के डाटा से यही सब तलाशता रहता है। तो अगर इस तरह से हम बरगलाना शुरू करेंगे तो हमारे देश के भोले भाले लोग अगर ये मान बैठे कि वाकई वोट चोरी हुई है तो सरकार के प्रति अविश्वास और वैमनस्य पैदा होगा। जबकि सच्चाई है कि चुनाव आयोग ने
डिटेल दिया है कि किन किन लोगों के वोट कटे हैं। उन्होंने डिटेल दिया कि भाई इतने % लोग ये हैं जो जगह बदल लिए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल, मैं बलिया का वोटर हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हालांकि मैंने अपना वोट बलिया से ट्रांसफर नहीं कराया है, मैं वोट देने बलिया जाता हूँ और दिल्ली में मैंने वोटर लिस्ट में नाम पंजीकरण नहीं कराया है, क्योंकि देश में एक ही जगह कराया जा सकता है और मैं देश का सच्चा आदमी हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं दिल्ली में पंजीकृत करा लेता तो मेरा स्वाभाविक है कि बलिया से वोट कट जाएगा, क्योंकि आजकल चर्चा चल रही है कि वोट को आधार से जोड़ेंगे। एक बिहार से आदमी का फोन आया था कि भैया वो अब आधार कार्ड को सबूत मांग रहे, तो आधार कार्ड दिखाने पर तो फिर तो पता चल जाएगा कि दिल्ली में भी वोट है। तो हमने उसको सलाह दिया कि अगर तेरा दिल्ली में वोट है और बिहार वोट देने के लिए जाता है भाड़ा खर्चा करके, तो तू बिहार का कटवा दे, दिल्ली में वोट कर, या दिल्ली का कटवा दे, बिहार में वोट कर। भैया अब तक तो चलता था, लेकिन अब आधार मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है, सारा डॉक्यूमेंट, कहीं ऐसा ना क्लब हो जाए। तो इस डर से कई लोगों ने अपना नाम कटवा दिया है। वो सूची चुनाव आयोग ने दिया है। एक सूची है जिन लोगों ने 2-2 जगह नाम डाल रखा था बिहार में ही, उसका तो सबूत आ गया कि उप मुख्यमंत्री 2-2, एक पूर्व और एक वर्तमान, दोनों का 2 जगह है। तो जब 2 लोगों का उप मुख्यमंत्री जैसा स्तर का 2 जगह है, तो आम आदमी का क्या होगा? तो ऐसे लोग डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई कानूनी अड़चन आ जाए, उन लोगों ने अपना नाम कटवा दिया है। सिर्फ 1% वोटर ऐसा है जो तलाशा नहीं जा सका। अब या तो वो फर्जी होगा, राम रहीम नाम से वोटर बनाया गया होगा, या विदेशी होगा, या मर गया होगा और मरने की सूचना नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ मृतक मतदाता हैं उन लोगों के भी नाम इसमें है जो 65 लाख दिख रहा है। अब इतने करोड़ों के जनसंख्या में 65 लाख कोई बड़ी बात है नहीं। 65 लाख अब ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बड़ी बात हो गई हो। भाई 140 करोड़ लोगों में बिहार एक राज्य है जहां 14-15 करोड़ लोग रहते हैं, वहां 65 लाख तो % में भी नहीं बना है। लेकिन अब 4 वोट पकड़ लिए, मान लो कोई मृतक आदमी है, उसका वोट अभी तक नहीं कटा, और कोई ऐसा आदमी है जिसका वोट अभी नहीं जला, अब उसी एक आदमी उठाता रहे कि मरने वाला वोटर है और जिंदा वाला मर गया। अब क्या एक ही कानून को लेकर के अब जनता में इस तरह का भय करेंगे तो लोगों में सरकार के प्रति वैमनस्य पैदा होगी, विद्रोह पैदा होगी। तो क्या आप नेपाल बांग्लादेश जैसा विद्रोह भारत में बो रहे हैं और आप देशद्रोही काम कर रहे हैं? तो सरकार क्या कर रही है? ओपन ले लो तो बोलते हैं, इस पर कोई केस क्यों नहीं करते? देश की जनता आपके साथ है, क्योंकि यह साबित हो गया है कि वोट चोरी कहीं नहीं हुई है, क्योंकि एक भी वोट चोर को रैली में नहीं बुलाया गया। ये बात। अच्छा, दूसरी बात, अनाप शनाप बात। अब एक नेता है बिहार के, पप्पू यादव, मैं एक टीवी डिबेट में था, हमारे साथ बोल रहे थे कि ये बस बिहार में चुनाव है, जब भाजपा हार रही है इसलिए GST घटाई है, बाद में बढ़ा देगी। अब आपके पास अंतर्ज्ञान है, ब्रह्मा जी ने आपको भविष्य में ताकने का ज्ञान दिया है कि आप बोल रहे हैं, किस राइट से बोल रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर भारत सरकार ये चाहती है कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसा हाल भारत में ना हो, तो सबसे पहले इन लोगों को बिहाइंड द बार किया जाए। जो लोग बोल रहे हैं और इनके बकवास कर रहे हैं, इनको मैं कह रहा हूं कि भोंकने पर कानूनन रोक लगे ना लगे, कोई ऐसा रोक लगा जाए, इनका ट्वीट को हाइड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ताकि ये भोंक ना पाए। क्योंकि भोंकने से डिस्टर्बेंस होता है, और अगर डिस्टर्ब होगा तो 140 करोड़ वाला देश में कई लोग इस ताक में बैठे हैं कि मौका मिले मोदी के विरुद्ध और हम इसको उलट दें। और जाहिर सी बात है, अगर 140 करोड़ लोग किसी भी मुद्दे पर भड़क गए और कहीं भी खड़ा हो गए, तो कोई सेना अपने लोगों को कहां टैंक चलाएगी? मैं इस बात से चिंतित हूं। और वो देश जो बाकी आजू बाजू के देशों को गरमा दिया है, उसका उद्देश्य यह है कि इसमें आग नहीं लगाई जाए, नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगा पा रहे हैं। कोशिश करने के बाद भी ये इसमें माचिस जल ही नहीं रहा है, इतना शीतल है, बर्फ का गोला है जिसमें पेट्रोल भी डालने पर आग नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, इसके सराउंडिंग में जला दो, इसके चारों तरफ जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, धधकने लगेगा, तो ये अपने आप गलने लगेगा। कब तक तपिश बर्दाश्त करेगा? मेरा चिंता यही है कि आपके देश के चारों तरफ अगर जलन है तो आप कैसे ठंडा रह सकते हैं? विचार जरूर करिएगा। मैं दुखी इससे नहीं हूं कि हमारे देश के सराउंडिंग में इस तरह की घटनाएं हो रही है,
मैं दुखी इससे हूं कि हर कोशिश करने के बाद भी चुनावी माध्यम से मोदी का मुकाबला ना करने वाले लोग चोर द्वार से, घातक द्वार से, देशद्रोही कृत्य करने तक के हद तक जा करके मोदी को अपदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो देशवासियों को मंजूर नहीं है। मित्रों, हमारे पास एक सक्षम सेना है, एक विलक्षण प्रतिभा का विदेश सचिव स्तर का आदमी जो 30-40 साल तक विदेश सेवा में काम करने के बाद आज विदेश मंत्री बना है, और एक राजनीति का निपुण आदमी प्रधानमंत्री के रूप में बना है, तो उन सारे समस्याओं की समाधान निकाल लिया होगा या उस पर उसकी नजर होगी। लेकिन फिर भी इजराइल जैसा देश, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा था कि कोई परिंदा भी ना जाए, जब अचानक चारों तरफ से वार हुआ तो कुछ ड्रोन उसके पावन पवित्र भूमि पर गिर तो गए। तो कई बार अचानक चारों तरफ से आपका हमला हो जाएगा तो आप आगे न देखेंगे, पीछे कहां आपको दिख रहा है, आप मुंडी घुमाएंगे तो आगे से वार आ जाएगा। तो चौतरफा वार की तैयारी भारत के अंदर से हो रही है, भारत के बाहर से हो रही है। बाहर वाले को तो हम सीधा गोली मार देंगे, क्योंकि हमारी सेना गोली मारने में 1 सेकंड नहीं लगाती, लेकिन अंदर वाले को मारने में झिझकेगी। उसका उपाय आप सोचिएगा, क्योंकि यह देश आपका भी है। और अगर देश अस्थिर होगी तो एक बड़ा बेहुदा सा शायर था, हमको तो बिल्कुल बेहुदा ही लगता था, लेकिन एक शब्द उसका है, वो मैं बता देता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जन्मे, लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जन्मे, यहाँ मेरा ही मकान थोड़े है। वो इसलिए कह रहा हूं कि नेपाल में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं पीटा गया, विपक्ष के लोग भी पीटे गए हैं, बल्कि एक पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। तो अगर देश की जनता भड़क गई तो यह नहीं देखेगी कि आप सत्ता पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं, आप हमारे हैं कि उनके हैं। और एक बात जान लीजिए, अपनों से गद्दारी का परिणाम जानने के पहले एक मंडल साहब हुआ करते थे, जीना साहब के वफादार। जीना ने उनको लालच दिया कि तुम अपने दलित भाइयों को लेकर के पाकिस्तान बनाने में मेरा मदद करो और मैं तुमको वहां पर प्रधानमंत्री का स्टेटस दूंगा। उन्हें लगा कि यार भारत में जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री, इतने लोगों के बीच में मेरा शायद मौका न मिले, क्योंकि दलित में जो जीवन राम भी है। तो वो प्रधानमंत्री बनने का लालच में अपने लोगों को लेकर के पाकिस्तान बनाने की मांग कर दिया, जबकि सच्चाई यह आती कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं किया था जीना के अलावा। और वो आदमी गया और आज सारे अपने भाइयों को कटवा दिया और मजबूर था, रो रहा था, रातों रात भाग करके भारत में शरण लिया। मैं प्रधानमंत्री होता तो उसको बॉर्डर में गोली मरवा देता, लेकिन सहिष्णु लोग हैं। और जानते हो, कलकत्ता में उसको प्लास्टिक वाला कीड़ा पड़ा था, मतलब प्लास्टिक वाला गलता भी नहीं है, और गल गल के मरा था। कई पत्रकार उसकी बता रहे थे कि अंग गल रहा था, कीड़े ऐसे दौड़ रहे थे जैसे अब विभत्स रूप है। तो एक बात जान लीजिएगा, अपनों से गद्दारी करने के बाद प्लास्टिक वाला कीड़ा पड़ता है, और किन किन को पड़ता है, वो जो पाकिस्तान बनाने वाले मंडल जी की कहानी जान लीजिएगा, क्योंकि देश से गद्दारी करने की सजा यही होती है। ये पुराने औरंगजेब के जमाने से लेकर के आज तक है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा देश अभी एक सक्षम नेतृत्व के हाथ में है, सशक्त सेना के निगरानी में है और महान भारतवासी के बनाम है, और हम पर ऐसी विपदा नहीं आएगी। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आपको सचेत करता हूं उन लोगों से जो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हिजड़ा के घर बच्चा होता है तो तालियां बजाता है, इस खुशी में ये लड़का उसी से हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।